पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल। नाउ पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल जब अपने एनालिसिस करते हैं, मैं हम लोग अपने बिजनेस में जो स्ट्रैटेजी बनाने जा रहे हैं, यहाँ पे अपने क्या पढ़े थे, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में जो हम इन्वायरमेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, तो जब अपने इन्वायरमेंटल एनालिसिस करते हैं तो इन्वायरमेंटल एनालिसिस में एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरी आ जाती है, दैट इज़ पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल। ये एक मॉडल है जो हमें हेल्प करेगा समझने के लिए कि हमें कैसी स्ट्रैटेजी बनानी है। स्ट्रैटेजी बनाने के पहले जो अपने को इन्वायरमेंटल एनालिसिस करनी होती है, उसमें ये पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल हमको हेल्प करने वाला है। फाइन, किस तरीके से हेल्प करेगा चलो उसको देखते हैं। पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल क्या चीज़ें हमें बताता है। पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल स्टार्ट्स फ्रॉम ईयर, मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट इज बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। ये एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन इन पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल। 5 फोर्सेस में क्या है, ये फोर्सेस एक्चुअली क्या बताता है। ये जो फोर्सेस हैं ये हमको, ये सपोज आप समझ लो कि ये कुछ फोर्सेस हैं जो मुझे खींच रहा है। फाइन, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने आप को मुझे डिस्टिंक्टली पोजीशन करना है। ये जो पूरा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का मेन ऑब्जेक्टिव है, टू पोजीशन आवर कंपनी डिस्टिंक्टिवली, राइट। अपने आप को दूसरों से अलग दिखाना है, पोजीशन डिफरेंटली। और मैं इसको सीधा इजी लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो डिफ्रेंशिएशन, दिस इज अवर मेन टारगेट, वी वांट टू डिफ्रेंशिएट आवर सेल्फ। अगर अपने आप को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकें तो इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, कोई भी जीत जाएगा, मेरी जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं तो अकेली तो हूँ नहीं मार्केट में, बहुत सारे लोग हैं जो कॉम्पीट कर रहे हैं फॉर द सेम रिसोर्सेज, सेम मार्केट, सेम कस्टमर। देयर आर सो मेनी पीपल, इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, मैं अकेली नहीं हूँ, राइट। तो मुझे अपने आप को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, मैं ये अमृता, तो मुझे अपने आप को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना। तो ये मार्केट है, मार्केट फोर्सेस ना मुझे खींचने की कोशिश कर रही है। अब इस मार्केट फोर्सेस में मैं अपने आप को कैसे डिफ्रेंशिएट करूँगी, कैसी स्ट्रैटेजी बनाऊँगी। तो अब एक कंपनी के लिए वो जो मार्केट है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, या मार्केट जो है वहाँ पे जो आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाने वाले हो वो कितना लूज है, मतलब आपको वो इजी मार्केट मिल रहा है या काफ़ी कॉम्पिटिटिव मार्केट मिल रहा है, काफ़ी टफ मिल रहा है, वो डिफाइंड होता है या वो डिटरमाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ दीज फोर्सेस। ये फोर्सेस डिटरमाइन करेंगी आपकी इंटेंसिटी ऑफ योर कंपटीशन, आपके मार्केट में कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या है। द इंटेंसिटी ऑफ योर कॉम्पिटिटिव पोजीशन इज डिफाइंड बाय दिस पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल। समझ आया, हम लोग ये पॉटर 5 फोर्सेस मॉडल क्यों पढ़ रहे हैं, पहले हमें समझना है कि भाई मार्केट क्या है, मार्केट की इंटेंसिटी कैसे होने वाली है। तो वो अकॉर्डिंगली जब मैं समझ रही हूँ कि मेरी पोजीशन क्या होगी, कितना टफ होने वाला है यह मार्केट या कितना ईजी होने वाला है मेरे लिए ये मार्केट, उसके हिसाब से मैं अपनी स्ट्रैटेजी बनाऊंगी, राइट। समझ आया। हाँ, तो ये मतलब कंपनी वगैरह में प्रैक्टिकली ऐसे होता है ये चीजें यूज। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आपको तो ये जब आप स्ट्रैटेजी बनाने जा रहे हो, अब मैं स्ट्रैटेजी बनाने बैठ रही हूँ, सपोज मैं अपनी कंपनी के लिए स्ट्रैटेजी डिसाइड करूंगी, तो जब स्ट्रैटेजी बनाने बैठेंगे तो हम पहले अपनी पोजीशन को स्टडी करेंगे। तो भाई मैं कहाँ पर हूँ, सपोज मैं पीएसबी की बात करूँ, मैं कहाँ पर हूँ, मैं कौन से सेक्टर में काम कर रही हूँ, एडुकेशन सेक्टर में। एडुकेशन में कौन से सेक्टर में हूँ, मैं ट्यूशन में हूँ। ट्यूशन में किसको पढ़ा रही हूँ, एमबीए बीबीए को पढ़ा रही हूँ। इस तरीके से एक एक चीज़ डिफाइन करेंगे। अब उसके बाद आ जाएंगे मेरे कॉम्पिटिटर्स कौन है, कैलकाटा में कौन है, ऑनलाइन में कौन कौन से हैं, इस तरीके से अपने एक एक चीज़ को पॉइंट वाइज स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर देखो क्या अब मैं इतने सारी चीज़ें, इतने सारे पॉइंट्स है, बट इतने सारे पॉइंट्स को लेके ना विल ओनली गेट कंफ्यूज। इसी वजह से जब आप थियोरेटिकल फ्रेमवर्क को लेकर स्टडी करते हो, लाइक पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल, ये एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है। अब मैं क्या करूँगी, मैं इस फ्रेमवर्क को लेकर स्टडी करूँगी, राइट। तो मैं जब इस फ्रेमवर्क को लेकर स्टडी करूँगी तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। चलो मैं लेती हूँ, कोई भी कंपनी को ले लेते हैं अपने, कोई कंपनी का नाम बोलो। सपोज मैं ये पीआर एंटरप्राइज लेती हूँ, राइट। पीआर एंटरप्राइज जो डिजिटल सोल्यूशन है सर का ना, उसको मैं लेती हूँ। पीआर एंटरप्राइज मैं सर की कंपनी को ही लेती हूँ, डिजिटल सोल्यूशंस, राइट। अब ये क्या है, ये एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, सर की जो कंपनी है पीआर एंटरप्राइज, इट इज़ अ डिजिटल मार्केटिंग सोल्यूशन कंपनी। अब इसमें मैं अगर पॉटर 5 फोर्सेस मॉडल को स्टडी करूँ तो इस पर क्या क्या स्टडी करूँ।
एक स्टडी करूंगी बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। यहाँ पे जो सप्लायर्स हैं उनकी बार्गेनिंग पावर क्या है। अब डिजिटल सोल्यूशन कंपनी है तो इसमें सप्लायर कौन हो सकते हैं, सीधी सी बात है, इसमें जो सप्लायर हैं, इसमें रुक जाओ थोड़ा सा, इसमें जो सप्लायर हैं इधर कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ ज़रूरत हो सकती है, इसका मुझे आइडिया नहीं है ज़्यादा, कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह की ज़रूरत हो सकती है, कंप्यूटर्स वगैरह की ज़रूरत हो सकती है, ये सारे सप्लायर्स हो सकते हैं। या तो तुम्हारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ जो देते हैं कंसल्टेंट, वो सप्लायर्स हो सकते हैं। तो ये सारे सप्लायर्स हैं। अब ये मेरे जो सप्लायर्स हैं, ये जो कंपनी की सप्लायर्स हैं, उनकी बार्गेनिंग पावर हाई कब होगी। देखो, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, मैं यहाँ लिख रही हूँ, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर इज हाई व्हेन नंबर ऑफ सप्लायर इज लेस देन कस्टमर। अब इस केस में तो ऐसा है नहीं, क्योंकि कस्टमर भी बहुत हैं और सप्लायर भी बहुत हैं। अभी क्या है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स ज़्यादा हाई नहीं है, क्योंकि सप्लायर्स भी बहुत हैं, कस्टमर्स भी बहुत हैं। फाइन, बट नो डाउट फिर भी कस्टमर्स, अब देखो क्या होता है यहाँ पर, इस चीज़ को अच्छे से समझो, एक मिनट, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। बार्गेनिंग पावर एक हो गई सप्लायर की, जो मुझे सामान दे रहा है, मैं जो भी रॉ मटेरियल्स ले रही हूँ या जो भी मैं इनपुट्स ले रही हूँ अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, फाइन, तो वो मेरा सप्लायर हो गया। अब सप्लायर का बार्गेनिंग पावर हाई कब रहेगा, जब उसके कंट्रोल में रहेगा चीज़ें, जब उसके कंट्रोल में रहेगा। अब जब सप्लायर्स कम हैं, जैसे पूरे कोलकाता में सिर्फ 2 या 3 ही सप्लायर है जो ऐसे सॉफ्टवेयर देते हैं, तो डेफिनेटली उनकी डिमांड ज़्यादा होगी, तो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स इज हाई एट दैट टाइम। जब सप्लायर काफ़ी लिमिटेड हैं, सप्लायर लिमिटेड हैं और हमारे बायर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, या जैसे हमारे जैसे पीआर एंटरप्राइज जैसे, क्या चोट लग जाएगी ना, जाओ ऊपर, जाओ ऊपर। हमको तुमसे पूछने आए थे कि हम वीडियो कब बनाएंगे। अच्छा अभी जाओ, मुझे क्लास लेने दो, फिर आना, जाओ। तो किसी देखे जाओ। मेंटल मैथ्स क्लास में मैं भी नंबर ही नहीं बता रही थी, प्लस टैब का चार्ज भी खत्म हो गया। अच्छा जाओ, मैं आती हूँ। किससे मांगू मैं मेंटल मैथ्स? मैं मांग देती हूँ, मैं मांग देती हूँ, तुम जाओ, हम आते हैं। चल ये देखो, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर हाई कब रहेगा, समझ में आया। इस चीज़ को अच्छे से समझो, केस बेसिस आ सकता है क्वेश्चन। आकृति, हाँ हाँ। समझ में आया क्या होगा। सप्लायर्स जब कम रहेगा और कस्टमर ज्यादा रहेगा तो सप्लायर्स वो ऐसे होता नहीं है, थोड़ा मनमानी करता है। यस वही तो उसका बिल्कुल बिल्कुल, bargaining हाँ, power मनमानी ज्यादा है। मनमानी करता है, वही चीज़ है यहाँ। और बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर कब हाई रहेगा, बायर लोग का हाई रहेगा जब बायर ज़्यादा हैं, सॉरी बायर कम हैं और सेलर ज़्यादा हैं। गरियाहाट मार्केट में ऐसा होता है ना, हाँ हाँ। है ना, गरियाहाट मार्केट में जाओ तो बायर कम है और सेलर ज़्यादा है, तो उस केस में, तो इस कंपनी के सिचुएशन में क्या होगी, इस कंपनी के सिचुएशन में भी ऐसा ही होगा। पीआर एंटरप्राइज डिजिटल सोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो उनका जो बायर्स हैं, अगर बायर लिमिटेड होंगे तो क्या होगा, इस कंपनी को भाई बात मान के चलनी होगी उनके। देखो कंपनी बीच में है, यहाँ पे एक होगा सप्लायर और एक होगा ये, मतलब ये बीच में है, ये बीच में सर्विस प्रोवाइडर है। इनको एक जन से लेना है, सॉफ्टवेयर्स वगैरह लेना है या कुछ एम्प्लॉयज़ लेना है, कुछ भी लेना है, इनपुट ये यहाँ से ले रहे हैं। तो इनपुट में एक तो उनको देखना है कि भाई यहाँ पर कैसी इंटेंसिटी है, मिल पाएगा कि नहीं सामान, ये भी देखना है। फिर जो बायर हैं, जो मेरे कंज्यूमर हैं, जो इस कंपनी के कंज्यूमर हैं, अब उनका भी एक चेक रखना है कि बायर की मनमानी तो ज़्यादा नहीं है। तो नो डाउट इस केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डिजिटल सोल्यूशन के जो कस्टमर्स हैं वो भी अभी हाई है, क्योंकि हर कंपनी को डिजिटल करना है, तो कंज्यूमर भी यहाँ पर हाई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ गया इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी अमॉन्ग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स। अब यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स मेरे कितने हैं वो भी मुझे चेक करने होंगे। तो इस डब्बे में क्या चेक करेंगे हम, जैसे कि मैं पीआर एंटरप्राइज हो गई, तो और कौन कौन से ब्रांड है जो यहाँ पे काम करते हैं, लाइक यहाँ पर एक डिजिटल कंपनी कुछ है, एक जुपिटर सोल्यूशन है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जो इसी चीज़ में ऑपरेट करती है। तो अब इस चीज़ को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे पूरी कि भाई कौन से कंपनी का कितना मार्केट शेयर। अगर मैं ये डिफाइन करती हूँ कोलकाता मार्केट है, राइट, मैं अगर टारगेट कर रही हूँ कोलकाता मार्केट,
या मैं टारगेट कर रही हूँ पूरा जो ईस्टर्न जोन है। ईस्टर्न जोन में अब डिफाइन करेंगे मार्केट को, कितना मार्केट है, इसमें कौन कौन से प्लेयर कितना मार्केट लेके रखे हैं, राइट, कितने कस्टमर्स हैं, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस। तो नॉर्मल सी बात है, इस कंपनी में यहाँ पर इस सर्विस में आने के लिए ज़्यादा मेहनत है नहीं, ज़्यादा कोई स्टैट्यूटरी लाइसेंस है नहीं, तो एंट्रेंस के आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो पीयर एंटरप्राइज क्या सोचेगी, भाई अपने आप को कैसे compete करे लॉन्ग रन में, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो पीयर एंटरप्राइज को सोचना होगा कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस इज़ वेरी हाई, तो यहाँ पर हमें आगे के लिए डिसाइड करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी विद सर्टेन इनोवेटिव टेक्निक्स, राइट, क्योंकि एक ही चीज़ तो सबको ही दे रहे, तो स्ट्रैटेजी कुछ डिफरेंट बनानी होगी। फाइन। थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट, अब नो डाउट थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस रहेगा, एक तो ये हो गया जो नई कंपनी आ रही है, अब दूसरा हो गया थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट, मैं जो ऑफर कर रही हूँ उसका सब्सटीट्यूट्स क्या अवेलेबल है मार्केट में, वो भी देखना पड़ेगा। नॉर्मल डिजिटल सोल्यूशन के सब्सटीट्यूट्स ऐसे कुछ अलग सा कुछ नहीं है, डिजिटल ही है जो भी है, तो इसके सब्सटीट्यूट्स एज सच अवेलेबल अभी तक तो नहीं है। सो दिस इज द वे वी कैन फॉर्मुलेट स्ट्रैटेजी एज पर पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। समझ में आया?